सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का इम्पोर्टेंट जी के टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इसको विस्तार में समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हमको अपना संविधान किस तौर से और कैसे बनाना है। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जब संविधान का निर्माण हो गया तो प्रस्तावना का रूप लेता है, इसीलिए इसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई। तो प्रस्तावना हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान की भाषा को लिया गया है और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। ये 2 क्वेश्चन है, आपको आसानी से याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। संविधान के स्रोत, सबसे पहले देखते हैं संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग संविधान का एक मुख्य स्रोत है। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता ही संविधान का एक स्रोत है। उसी से संविधान को शक्ति मिलती है और फिर शक्तिशाली होकर संविधान पूरी जनता पर राज्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हमारा अभिप्राय है कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है और वह अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अब वो अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं है और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने विचारों के हिसाब से अपने बाहरी और आंतरिक फैसले लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के तौर पर समाजवाद का जो बात हुई है वो समाजवाद समानता को प्रदान करता है और भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक भेदभाव करने के खिलाफ है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पंथ निरपेक्ष से अभिप्राय है भारत या उसके राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। जो धर्म होगा वो यहाँ की जनता का होगा और भारत का कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक स्तर पर पक्षपात नहीं कर सकता। यही संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष के माध्यम से समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोकतांत्रिक का संबंध ऐसी राज्य व्यवस्था से है जिसमें जनता के मताधिकार द्वारा सरकार के प्रमुख मंत्रियों का चुनाव होता है। ऐसी राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जो कि हमारे संविधान में प्रस्तावना के तौर पे बतलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं गणराज्य। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसकी सत्ता का प्रमुख अधिकारी वंशानुगत राजा नहीं हो सकता। जो भी राजा या सत्ता का प्रमुख अधिकारी चुना जाएगा वो जनता के मताधिकार के द्वारा चुना जाएगा। ऐसी राज्य व्यवस्था को गणराज्य कहते हैं। लोकतंत्र और गणराज्य में थोड़ा सा ही अंतर है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की जो बात की गई है उसमें किस प्रकार के न्याय की बात की गई है वो हम विस्तार में जान लेते हैं। तो हमारी प्रस्तावना में 3 तरीका के न्याय की बात की गई है। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय से हमारा अभिप्राय है कि न्याय जो है वो सबके साथ समान होगा, ना किसी के साथ धर्म के हिसाब से पक्षपात होगा और ना किसी के साथ रईस गरीबी के साथ
हिसाब से पक्षपात होगा और ना किसी राजनेता के साथ पक्षपात होगा। जो न्याय होगा वो बिल्कुल पक्षपात से परे न्याय होगा। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय प्रस्तावना में किस तरह की न्याय की बात नहीं की गई है। तो धार्मिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में व्यक्तियों को कैसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके हम डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो तानाशाही या गुलामी से पूर्णतः आज़ाद है, अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अब वो अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं है और वो पूर्णतः स्वतंत्र है और अपने फैसले स्वयं ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द जो है उसका अभिप्राय है देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करना, जिससे कोई भी वंचित ना रह जाए, सबका साथ हो और सबका विकास हो। नेक्स्ट देखते हैं बंधुता। भारतीय संविधान में बंधुता शब्द का अर्थ है आपसी भाईचारे के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना के कुछ मुख्य संघवाद हैं, उनको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे मुख्य वादों में से एक वाद है बेरुवारी संघवाद। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 बेरुवारी संघवाद के द्वारा कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। किस संघवाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुवारी संघवाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णय को बदलकर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना। और इसके तुरंत बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया गया, उसको हम जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के कुछ मुख्य लोगों ने किस प्रकार कहावतें बनाई हैं, उनको भी जान लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालीन सपनों का विचार। दीर्घकालीन सपनों का विचार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने हमारी प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा, तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट है संविधान की आत्मा या कुंजी किसको कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा और कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंच सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।